आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जो है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक है। मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 से 15 तक है और इसका जो मार्क्स है वो 22 नंबर का है। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक और 22 नंबर का ये चैप्टर है। सबसे बड़ी बात है 22 नंबर का चैप्टर है। ये चैप्टर अप्रॉक्स 20 से 22 क्लास का ही है, 20 से ज़्यादा नहीं होगा। 20 से 22 क्लास का चैप्टर है और इसमें 22 नंबर का आएगा, तो सोच लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ ही साथ इस चैप्टर 22 या 20 क्लास के एक सप्ताह का क्लास, 5-7 दिन का क्लास ऐसा भी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, या चैप्टर क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ना था। इसमें 5-7 वीडियो ऐसा भी रहेगा, 5-7 क्लास ऐसा भी रहेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा भी है जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, या ऐसा है जो कि 11th में पढ़ना था केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखिएगा कि हम जब बताएंगे आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, तो ध्यान रखिएगा। पूरा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जो एक फर्स्ट 11 जो चैप्टर है वो है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर नंबर 11 है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हेडलाइन है तापायनिक उत्सर्जन, यानी किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 2 प्रकार से होता है। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 2 प्रकार से होता है। एक है तापायनिक उत्सर्जन और एक है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एक तापायनिक उत्सर्जन और दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बहादुर, तापायनिक उत्सर्जन क्या है? तो जब किसी धातु की सतह पर ऊष्मा दिया जाता है, जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है, तो सतह के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। जब किसी धातु की सतह को ऊष्मा दिया जाता है तो सतह के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। तो सतह, इलेक्ट्रॉन के सतह से उत्सर्जन होने की जो क्रिया है वो तापायनिक उत्सर्जन है। जब भी किसी धातु की सतह को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, सतह के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह जो क्रिया है वो तापायनिक उत्सर्जन है। उसी तरह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जब किसी धातु की सतह पर उच्च तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, जब किसी धातु की सतह पर उच्च तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। और जब सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, सतह के इलेक्ट्रॉन जब प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, तब कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यह जो क्रिया है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। सबसे आसान भाषा में बोलें तो ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा तो तापायनिक उत्सर्जन। ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा तो तापायनिक उत्सर्जन, और प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा तो तापायनिक उत्सर्जन, और प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा
तपायनिक उत्सर्जन, और प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन के चलने से जो धारा बहती है, फोटो इलेक्ट्रॉन के चलने से जो धारा बहती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन के चलने से जो धारा बहती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा होता है। बहादुर पॉइंट को समझिएगा। कह रहे कि किसी भी सतह को जब हम ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, चाहे प्रकाशीय ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। बहादुर ये स्वाभाविक सी बात है, किसी की भी ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेगा। किसी की भी ऊर्जा बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मेरे गांव में जनरल लोगों की एवरेज इनकम है 10,000 रुपया। मेरे गांव में जनरल लोगों की एवरेज इनकम है 10,000 रुपया। तो मान लीजिए कि मेरे गांव में लोगों की एवरेज इनकम है 10,000 रुपया और सभी लोगों की जनरल इनकम है 10,000 रुपया। अब यदि मेरी इनकम बढ़ने लगा, मेरा इनकम जो है बढ़ने लगा, तो मेरा इनकम जब बढ़ने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है हम गांव छोड़ देंगे। इसको आप ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा कि मान लीजिए हम गांव में रह रहे हैं, मेरे गांव के सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन यदि जब मेरा इनकम होने लगेगा तो हम पहले सरकारी स्कूल से हटाएंगे बच्चे को, कहेंगे नहीं नहीं से यहाँ पर बच्चा में पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। और बगल के ही मार्केट में हम अपने बच्चे का नाम लिखवा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा बढ़ने लगा, मेरा इनकम बढ़ने लगा। अब थोड़ा सा मेरा इनकम और बढ़ेगा तो हम ये भी कहेंगे कि ना ना यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम अपने बच्चे को आरा भेजेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बच्चे को जो आरा भेजना है ये केवल बच्चे की पढ़ाई की बात नहीं है, ये बात है ऊर्जा बढ़ने की। ऊर्जा बढ़ेगी तो हम उस जगह को छोड़ेंगे, चाहे वो बहाना कुछ और लगाएं। अब हम अपने बच्चे को आरा पढ़ा रहे हैं, फिर मेरा और इनकम बढ़ेगा, तो और इनकम बढ़ेगा तो हम ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं बच्चा जब मेरा गांव से आ रहा है तो माहौल ख़राब मिल रहा है, बिगड़ जा रहा है, इससे अच्छा है कि हम भी आ रहा रहें। तो बच्चे के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो इसीलिए वो आ रहा है कि बच्चे को पढ़ना नहीं है, इसीलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, और ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेंगे। किसी भी सिस्टम की ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेंगे। आप मान लीजिए क्लास में दो मित्र बैठ करके रिवीजन करते हैं, कहीं रामना में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, और यदि आपका मित्र उतना मेहनत नहीं करता है, जो टास्क देते हो पूरा नहीं करता है, और आप टास्क पूरा करके आते हैं, तो यकीन मानिए कुछ दिन के बाद उसके साथ आप रिवीजन करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और उस मित्र की ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। तो अब आप में और उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया, तो आप सतह को छोड़ दीजिएगा, मतलब उस ग्रुप को छोड़ दीजिएगा। किसी भी सिस्टम की ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेगा, किसी भी सिस्टम की ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़ेगा। तो यदि हम प्रकाशीय ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और उष्मीय ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ता है तो तपायनिक उत्सर्जन। जो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ दिया उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन को चलने से जो धारा बहती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फोटो इलेक्ट्रॉन को चलने से जो धारा बहती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब सोचने वाली बात है कि क्या ऊर्जा कुछ भी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा? मेरी इनकम कुछ भी बढ़ जाएगी तो क्या गांव छोड़ देंगे? जैसे मान लीजिए कि मेरे गांव में लोगों की एवरेज इनकम 10,000 है, मेरे गांव में लोगों की एवरेज इनकम 10,000 है, और मेरा इनकम 10,100 हो गया, तो क्या मुझे गांव छोड़ देना चाहिए? मेरे गांव में लोगों की एवरेज इनकम 10,000 है और मेरा इनकम 10,100 हो गया, तो क्या मुझे गांव छोड़ देना चाहिए? नहीं बहादुर, गांव नहीं छोड़ सकते। 10,100 पर काम गांव नहीं छोड़ सकते हम। क्या 11,000 हो जाएगा तो गांव छोड़ देंगे? 12,000 हो जाएगा तो गांव छोड़ देंगे? नहीं बहादुर, एक विशेष ऊर्जा चाहिए मुझे गांव छोड़ने के लिए। मुझे एक विशेष ऊर्जा चाहिए कि हाँ, एक लिमिट होगा कि 20,000, 25,000, 30,000 होगा, तब जाके गांव छोड़ेंगे हम। हाँ, छोड़ने का प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही मेरा इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, हम
गांव छोड़ने का प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब मेरा ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम गांव छोड़ देंगे। आरा आ गए, आरा से भी मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी तो हम पटना चले जाएंगे, पटना से भी मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली से भी अधिक ऊर्जा बढ़ेगी, हम विदेश में चले जाएंगे। लेकिन जरूर सतह को जरूर छोड़ेंगे। ऊर्जा बढ़ेगी, हम वहाँ रह ही नहीं सकते, चाहे बहाना कुछ और बनाइए। गांव देहात में लोगों को हम लोग, मान लीजिए आप पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं और आपका मित्र लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो देखिएगा बहाना लोग क्या कहते हैं, नहीं मित्र लोग अच्छा माहौल में नहीं है, सब दारू सिगरेट पीता है, हमें उन लोगों में मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है, बात ही नहीं है। बात यह है कि आपकी ऊर्जा बढ़ गई है, और ऊर्जा बढ़ गई है तो आप सतह को छोड़िएगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है, नैसर्गिक है। तो सवाल है कि कितना ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा, कितना ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा, आखिर कितना ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा। तो कहता है कि हर एक सतह की एक मिनिमम विशेष ऊर्जा होती है। यदि वो विशेष ऊर्जा मिल जाए, उस विशेष ऊर्जा तक पहुंच जाए, तो हम सतह को छोड़ देंगे। इस ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी भी सतह को जब हम इलेक्ट्रॉन, कोई भी हमारी सतह है उस पर हम प्रकाशीय ऊर्जा को आपतित कराते हैं, प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऊर्जा बढ़ते 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 एक विशेष मान पर पहुंचता है, जहां से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। ऊर्जा का मान बढ़ते बढ़ते एक लेवल पर पहुंचता है, एक विशेष मान तक पहुंचता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। यानी ऊर्जा का वह विशेष न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह विशेष न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है, ऊर्जा का वह विशेष न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी देहली ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देगा, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होगी। देहली ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देगा, मतलब देहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना स्टार्ट होगी। यानी वह विशेष न्यूनतम ऊर्जा, वह विशेष न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है, वह विशेष न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है, देहली ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा को कार्य फलन के नाम से भी जानते हैं। देहली ऊर्जा को कार्य फलन भी कहते हैं, और इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। देहली ऊर्जा को कार्य फलन भी कहा जाता है, और इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। देहली ऊर्जा वह विशेष न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है। जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ेगा या प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना प्रारंभ होगी, वह देहली ऊर्जा है। इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ऊर्जा का वह विशेष न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है, ऊर्जा का वह विशेष न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है, वह देहली ऊर्जा है। या देहली ऊर्जा पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है। देहली ऊर्जा पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है। बहादुर, फाई नॉट का सूत्र होता है एच न्यू नॉट, या फाई नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट। फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट या फाई नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट। फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट या फाई नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट। ध्यान रखिएगा, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट होता है या एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। और लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य। न्यू नॉट देहली आवृत्ति और लैम्डा नॉट देहली तरंगदैर्घ्य। अब हम बात करते हैं देहली आवृत्ति क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। देहली आवृत्ति क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बहादुर, जब किसी धातु की सतह को हम ऊष्मा देते हैं, जब किसी धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश देते हैं तो सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। और सतह के इलेक्ट्रॉन जब प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऊर्जा के बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन एक विशेष आवृत्ति पर पहुंचता है। आवृत्ति मतलब कंपन। इलेक्ट्रॉन कंपन करते करते उसका कंपन करने का एक रेंज विशेष आवृत्ति तक पहुंचता है, विशेष मान तक पहुंचता है।
आवृत्ति के जिस न्यूनतम मान पर, आवृत्ति के जिस न्यूनतम मान पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के जिस न्यूनतम मान पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना प्रारंभ होती है वो देहली आवृत्ति है। आवृत्ति का वह विशेष न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है वो देहली आवृत्ति है। देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति प्रत्येक सतह के लिए निश्चित होता है। देहली ऊर्जा का मान और देहली आवृत्ति का मान हर एक धातु की सतह के लिए निश्चित होता है। देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान हर एक सतह के लिए निश्चित होता है। तो अभी तक हम बात किए तापायनिक उत्सर्जन के बारे में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रकाश विद्युत धारा के बारे में, देहली ऊर्जा के बारे में और देहली आवृत्ति के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इन सभी टर्मों पर बात की। अब यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो सवाल कर सकते हैं। अगला है विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूल नेचर, दोहरा चरित्र। ड्यूल नेचर, दोहरा चरित्र। कहता है कि विकिरण में डबल नेचर होता है। विकिरण में डबल नेचर होता है। जनरली कह रहा है कि विकिरण में दोहरा चरित्र है। क्या दोहरा चरित्र है बहादुर? तो प्रकाश बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश, विकिरण, विकिरण माने प्रकाश, प्रकाश बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश कौन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सभी घटनाओं से पता, प्रकीर्णन, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश कौन है। फिर से एक बार, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश के प्रकीर्णन से पता चलता है कि प्रकाश कौन है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती हैं, चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन घटनाओं से पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश के प्रकीर्णन से पता चलता है कि प्रकाश कण है। चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती हैं, मतलब प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। इसीलिए कहता है कि प्रकाश में डबल नेचर होता है। कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसी को विकिरण का दोहरा चरित्र कहा जाता है। विकिरण की द्वैत प्रकृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विकिरण दो चरित्र को दिखाता है, कभी तरंग के रूप में, कभी कण के रूप में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के कणीय प्रकृति की पता किस घटना से चलता है। प्रकाश के कणीय प्रकृति की घटना पता किस घटना से चलता है? तो प्रकीर्णन से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ध्रुवन से प्रकाश की कौन सी प्रकृति का पता चलता है? तो तरंग प्रकृति का पता चलता है। व्यतिकरण से प्रकाश की कौन सी प्रकृति का पता चलता है? तो तरंग प्रकृति का पता चलता है। इस प्रकार कह रहा है कि विकिरण कभी तरंग के रूप में तो कभी कण के रूप में गुण प्रदर्शित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि विकिरण में दोहरा चरित्र होता है, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। विकिरण में दोहरा चरित्र होता है या विकिरण में द्वैत प्रकृति होती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या, ये उसका डायग्राम है। ये डायग्राम में क्या क्या है एक बार सुना देते हैं। इसमें एक निर्वात किया हुआ कांच की नली है, निर्वात किया हुआ कांच की खोखली नली है। नली में 2 गो प्लेट लगा हुआ है, ई और सी। नली में 2 धातु के प्लेट लगा है, ई और सी। ई को उत्सर्जक प्लेट कहते हैं और सी को संग्राहक प्लेट कहते हैं। ई को उत्सर्जक प्लेट कहते हैं और सी का संग्राहक प्लेट होता है, सी को संग्राहक प्लेट कहते हैं। इसमें एक डब्लू खिड़की बना हुआ है, खिड़की से प्रकाश आपतित हो रहा है। डब्लू खिड़की है और खिड़की से प्रकाश आपतित हो रहा है। आपतित हो रहा है तो सतह के इलेक्ट्रॉन, प्लेट ई के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के प्लेट सी की ओर जाने लगते हैं। प्लेट ई के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के प्लेट सी की ओर जाने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो धारा बहती है। इस धारा की माप प्लेट ई और सी के बीच लगे हुए आमीटर से कर ली जाती है। इस धारा की माप प्लेट ई और सी के बीच लगे हुए आमीटर से कर ली जाती है। इस धारा की जो माप है प्लेट ई और सी के बीच लगी आमीटर से कर ली जाती है। प्लेट ई और सी के बीच में एक पोटेंशियो डिवाइडर लगा हुआ है, विभव विवर्तक, विभव विभाजक। एक पोटेंशियो डिवाइडर लगा हुआ है जिसके मदद से प्लेट ई और सी के बीच के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। पोटेंशियो डिवाइडर की मदद से प्लेट ई और सी के बीच के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें 3 केस है, हमारे पास 3 राशि है। इसमें 3 केस है। एक बहादुर समझने की कोशिश कीजिएगा, तीव्रता, दूसरा आवृत्ति और तीसरा विभव। हमारे पास 3 राशि है, तीव्रता, आवृत्ति और विभव। बारी बारी से तीनों का प्रभाव चेक करना है, बारी बारी से तीनों का प्रभाव चेक करना है। सबसे पहले प्लेट ई और सी के बीच में विभवांतर को नियत रखा जाता है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है। सबसे पहले प्लेट ई और सी के बीच में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, विभवांतर को नियत रखा जाता है। तथा प्लेट ई पर निश्चित आवृत्ति, यानी आवृत्ति भी कांस्टेंट हो गया, निश्चित आवृत्ति तथा अलग अलग तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है। प्लेट ई पर निश्चित आवृत्ति और अलग अलग तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है। निश्चित आवृत्ति और अलग अलग तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है। तो आवृत्ति भी नहीं बदल रहा है, विभव भी नहीं बदल रहा है। बदल कौन रहा है? तीव्रता। तीव्रता बदल रहा है। तो प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। हमने तीव्रता का प्रभाव चेक कर लिया। अगली बार कहता है कि प्लेट ई पर निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है। प्लेट ई पर निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तथा प्लेट ई और सी के बीच में अलग अलग विभवांतर आरोपित किया जाता है। अगली बार वोल्टेज बदल रहा है। निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तथा प्लेट ई और सी के बीच में अलग अलग विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो देखा जाता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, धारा भी बढ़ती है। जैसे जैसे वोल्टेज घटता है, धारा भी घटती है। जैसे जैसे विभव बढ़ता है, धारा बढ़ती है। जैसे जैसे विभव घटता है, धारा घटती है। जब विभव का मान ऋणात्मक रूप से घटता है, धारा के मान तेजी से घटती है। जैसे जैसे विभव बढ़ता है, धारा बढ़ती है। विभव का मान घटता है, धारा का मान घटती है। जब विभव का मान ऋणात्मक रूप से घटता है, धारा का मान तेजी से घटती है। विभव का मान जब ऋणात्मक रूप से घटती है, धारा का मान तेजी से घटता है तथा एक विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। विभव के एक विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। विभव के एक विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है।
विभव के जिस ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। विभव के जिस ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। सबसे पहले हमने आवृत्ति और विभव को कांस्टेंट रखा, तीव्रता बदला, तो तीव्रता बदल के देखा कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रही है। तीव्रता का बढ़ने से धारा का मान बढ़ता है। अगली केस में हमने क्या किया, तो तीव्रता और आवृत्ति को कांस्टेंट रखा, विभव को बदल दिया, तो देखा कि जैसे जैसे विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रही है। विभव का मान घट रहा है, धारा का मान घट रही है। विभव का मान जब ऋणात्मक रूप से घटता है धारा का मान तेजी से घटने लगता है तथा विभव के एक विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। विभव के विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। विभव के जिस ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ये दो चीज हो गया। तीसरा बार कहता है कि अगली बार हम तीव्रता को कांस्टेंट रखते हैं और विभव को कांस्टेंट रखते हैं। तीव्रता और विभव को कांस्टेंट रखते हैं और आवृत्ति को बदलते हैं, तो देखा जाता है कि अलग अलग आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है। अलग अलग आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति पर संतृप्त धारा जो मैक्सिमम धारा है वो हमेशा बराबर रहती है, समान रहती है। प्रत्येक आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में संतृप्त धारा का मान जो मैक्सिमम धारा है वो हमेशा बराबर रहता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास तीन राशि है, तीव्रता, आवृत्ति और विभव। तीनों का प्रभाव बारी बारी से चेक करना है। तो एक का प्रभाव चेक करना है तो बाकी दो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक का प्रभाव चेक करना है तो बाकी दो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो पहली बार आवृत्ति और विभव को कांस्टेंट रखा तो देखा कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे धारा बढ़ रहा है। अगली बार तीव्रता और आवृत्ति को कांस्टेंट रखा, विभव बदला, तो हमने देखा कि अलग अलग विभवांतर पर धारा का मान अलग अलग विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ती है। विभवांतर का मान घटता है, धारा का मान घटता है। विभव का मान जब ऋणात्मक रूप से घटता है धारा का मान तेजी से घटता है और विभव के एक विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। विभव के विशेष ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। इसके बाद तीसरा में केस में कहता है विभव के जिस ऋणात्मक मान पर धारा का मान शून्य होता है उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तीसरा केस में कहता है कि तीव्रता और विभव को कांस्टेंट रखा और आवृत्ति को बदल दिया। तीव्रता और विभव को कांस्टेंट रखा, आवृत्ति बदल दिया, तो हमने क्या देखा कि अलग अलग आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान अलग अलग है। अलग अलग आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में संतृप्त धारा का मान समान है। प्रत्येक स्थिति में संतृप्त धारा का मान समान है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन समाप्त हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन समाप्त हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन समाप्त हुआ। तो आज के इस क्लास में इतना ही हम रहने देंगे। आज के इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे।